पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का एक बार फिर हम बेंतहा शुक्र अदा करते हैं कि पेरेंट्स सीरीज के तहत इन इश्यूज और जिन टॉपिक्स को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आप उसमें हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमको लाइव टेलीकास्ट जो हम कर रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, उसमें हमें आप मदद कर रहे हैं और हमें हमारे हौसलों को बढ़ा रहे हैं। ये पेरेंट सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आज के हालात में जो नई नस्ल हमारी परवान चढ़ रही है, उसकी जो तरबियत हो रही है और उसके ज़रिए से जो एक मुस्तक़बिल, एक फ्यूचर हमारा तैयार हो रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करें और ये जो बच्चे हमारा कल का फ्यूचर है, उनकी हर छोटी और बड़ी बात पर नज़र रखें, उनको गाइड करें। लास्ट वीडियो में हमने 10 कॉमन पेरेंटिंग इशू एंड देयर सॉल्यूशन के तहत 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में उसी बात को कंटिन्यू करते हुए जो 7 और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ रह गए थे, उसके ऊपर आप आज के वीडियो में कुछ बातें सुनेंगे। हमें उम्मीद है कि लास्ट वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और जो बातें पिछली वीडियो में आई थी उनको कंटिन्यू करते हुए आगे की बातों पर भी तवज्जो फरमाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4। इसी तरह से एक बड़ा इशू है नो मूड फॉर स्टडी। पढ़ाई के लिए अभी मूड ही नहीं है भाई साहब का या बेटी का, अभी उनका दिल नहीं चाह रहा है, अभी वो पढ़ना नहीं चाहती है। आप उससे कहें बेटा पढ़ लो, वो कहता नहीं अभी तो मेरा मूड नहीं है। एवरी पेरेंट हैज हैड टू स्ट्रगल विद देयर किड procrastinating on completing their homework or studying for an upcoming exam or simply being in touch with what has been taught. माँ बाप लगे रहते हैं मुस्तकिल अपने बच्चों को तैयारी कराने में। कभी एग्जाम आ रहे हैं, कभी होमवर्क मिल रहा है, कभी उनको डेली होमवर्क के शक्ल में कुछ काम मिल रहा है, कभी उनके रूटीन वर्क चल रहा है, कभी उनके एग्जाम आ रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो पढ़ें, उसके लिए तैयार हों, उसके लिए वक्त निकालें, लेकिन बच्चे कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, अभी 5 मिनट पढ़ लेंगे, अभी 10 मिनट में पढ़ लेंगे। Most of the times this is met with scolding the child or forcing him to sit and finish the chapter. अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है, ऐसे मौके भी आते हैं जबकि हमें बच्चों को डांटना पड़ता है और उनके साथ बैठना पड़ता है इस वक्त तक जब तक कि वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर लें, तो बच्चे उसके लिए मजबूर करते हैं या बच्चों को मजबूर करना हमारी ज़रूरत होती है। ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? Try and talk to him about what he liked in school and inculcate a sense of curiosity and interest in the subject. सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ों में ज़्यादातर सॉल्यूशंस हमारे पास यही है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम टॉक करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें। जिस तरह से हम बड़े मसाइल में बड़े लोगों के साथ बैठ के मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से जो घर के जो मसाइल हैं वो घर के मसाइल भी बैठ के बातचीत करने से हल होते हैं। बच्चों के जो मसाइल हैं बच्चों के साथ बैठ के उनको समझ के, उनको ऑब्जर्व करके, उनके मसाइल को अच्छी तरह से समझ कर उनके साथ बातचीत करके ही हल किए जा सकते हैं। ना बच्चे को आप फोर्स डाल के कोई काम लॉन्ग टर्म में करवा सकते हैं, ना घर के अंदर आप कोई बड़ा काम लॉन्ग टर्म में फोर्सफुली करवा सकते हैं, ना ही अपने शहर में और मोहल्ले में और दुनिया में कोई काम कर सकते हैं। तो फोर्स के जरिए से कोई काम, बड़ा काम लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप किसी के ऊपर फोर्स डालें, थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन उसके बाद छोड़ दें। तो बच्चों की जिनकी हम तरबियत करना चाह रहे हैं, हम एक न्यू फ्यूचर तैयार करना है,
ایک نیا مستقبل تیار کر رہے ہیں، ایک ایسا مستقبل تیار کر رہے ہیں جہاں پر بہترین مستقبل ہمارا پروان چڑھے، ہمارا گھر کے اندر خوشیاں محسوس ہو، ہمارے خاندان کے اندر خوشیاں محسوس ہو، ہمارے محلے کے اندر خوشیاں محسوس ہو، ہمارے پڑوس جو لوگ ہیں وہ خوشی محسوس کریں، ہمارا سٹی اور ہمارا نیشن اس کے اندر خوشیاں محسوس ہو۔ ایک نئے فیچر کو آپ کو ڈیولپ کرنا، تو اس نئے فیچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی آپ کو ان کے ساتھ بہت محنت، بہت طاقت، بہت جدوجہد کرنا پڑے گی۔ اور ٹاک از امپورٹنٹ فار ایوری solution. So try and talk to him about what he likes in school and inculcate a sense of curiosity and interest in the subject. اسے اسکول میں کیا پسند ہے اس کے بارے میں کوشش کریں اور اس سے بات کریں، اور ان سبجیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا کریں، دلچسپی پیدا کریں، احساس دلائیں کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کوششیں کرنا پڑے گی، اس کے لیے ہمیں ایسے مواقع کرانے ہوں گے، اس طرح کی سٹوریز نکالنی ہوں گی، اس طرح کے ویڈیوز نکالنے ہوں گے، اس طرح کی اور دوسری چیزوں سے ہمیں انٹریکٹ کرانا ہوگا جہاں پر اس کے بچے کے اندر اس سے دلچسپی پیدا ہو جائے۔ If he is weak or unconfused in a particular subject, اگر وہ کسی سبجیکٹ میں کنفیوز ہے یا ویک ہے، talk to him about how the knowledge can be applied with real life examples. تو پھر ہمیں بتانا چاہیے کہ ریئل لائف کے اندر کچھ ایگزامپلس ہمیں دینا چاہیے جس کے ذریعے سے اس کی دلچسپی بڑھ جائے، وہ جو کمزور ہے وہ دور ہو جائے۔ So try and implement a routine and flow it consistently. یہ کام لگاتار کرنا ہوگا، کنٹینیو کرنا ہوگا، بار بار ٹرائی کرنا ہوگا، اور جب ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ ایک اور پرابلم کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، کانسٹنٹ وائننگ اینڈ کمپلین، مستقل رونا، شکایت کرنے والے بچے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھائی بہنیں وہ آپس میں لڑ جاتے ہیں یا دوسرے اور موقع پر لڑتے نہیں ہیں، تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مستقل روتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں۔ نیئرلی آل چلڈرن وائن اینڈ کمپلین ٹو دیئر پیرنٹس، سارے ہی بچے تقریباً روتے بھی ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنے پیرنٹس سے کمپلینٹ بھی کرتے ہیں۔ ہی مائٹ کرائی اینڈ وائن فار دا اسمالسٹ آف تھنگس، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے رونا دھونے لگتے ہیں۔ تو یہ مختلف موقع آتے ہیں، اسکول میں ہیں، گھر میں ہیں، دوستوں کے درمیان میں، چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی وہ رونے لگے، بار بار روتے ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ اب آپ اس کو ڈانٹیے، ماریے، سختی سے اس کو منع کیجیے، یہ سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن کیا ہے؟ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ the pure reason of complaining and whining is that your kid want to know whether you are paying attention to him or not. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ جو وائننگ ہے، جو رونا دھونا ہے، یہ جو کمپلین کرنا ہے، بار بار شکایت کرنا ہے، اس شکایت کرنے سے، اس رونے دھونے سے بچہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف اٹینشن ہو، آپ اس کی طرف متوجہ ہو، آپ اس کی طرف اس کی بات کو غور سے سنیں۔ تو ایسے موقع پر پیور ریزن کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ کس وجہ سے وہ رو رہا ہے یا کمپلین کر رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو جان جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اٹ از بیسٹ ٹو ٹاک ود ہم the moment you hear him complain and offer a solution quickly. تو پھر ہمیں بہت جلدی جو ہے اس کا سولوشن مل جاتا ہے۔ Gradually educate him in communication his issues the right way instead of whining all the time. اور پھر ہم ان کو سمجھانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھو بیٹا، مستقل رونا دھونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو ختم کرو۔ اور کیا کرو؟ talk to him about how he himself can resolve certain problems of his own. کہ وہ اس کے جو پرابلمس ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، جو شکایت کر رہا ہے، اس کو خود سے اس کو حل کرنے کی طرف اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اس کو خود سے ریزالو کرنے کی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، بات چیت کرنا ہوگا۔ تو ایک جس طرح سے ہم بچے کو کے ہر حصے کو، ہر پارٹ کو، ہر ایشو کو، ہر ایکٹیویٹی کو، اس کو ہمیں بہت غور سے آبزرو کرنا ہے۔ اگر ہم بچے سے دور ہو جائیں، اگر ہمارا سارا وقت باہر گزرے، اگر ہمارا سارا وقت ٹی وی میں خود ہم گزار رہے ہوں، لیپ ٹاپ میں ہمارا اپنا وقت گزر رہا ہو، موبائل میں ہمارا اپنا وقت گزر رہا ہو، گھر کے کاموں میں ہم انوالو ہوں، باہر کے کاموں میں انوالو ہوں، دوسروں کے ساتھ دوستیاں ہوں ہماری اور سارا وقت ادھر جا رہا ہو، تو پھر نہ ہم اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ بہتر تعلقات استوار کر سکتے ہیں، اور نتیجے میں ہم
उनकी जो खराबियां हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनकी जो परेशानियां, उनको दूर नहीं कर सकते और उनको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना सकते। एक और इशू जो मैं आपके सामने रखता हूं वो है एंग्री एंड एग्रेसिव चाइल्ड। नाराज होना बहुत ज्यादा बच्चों को, गुस्सा करना और आक्रामक होना, ये इशू आजकल हम एक तो जो मोबाइल गेम्स हैं उसके नतीजे में, जिस तरह के लाइफ स्टाइल है उसके नतीजे में, और फिर जिस तरह के हमारे अपने खुद की एक्टिविटीज हैं, अमल है, बातचीत है, गुफ्तगू है, घर के अंदर बाहर के अंदर, और जब बच्चा हमारे साथ होता है उन चीज़ों को देखता है तो उसके अंदर भी वो चीज़ें एग्रेसिवनेस, गुस्सा, गर्मी, झुंझलाहट, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। This is quite a challenging issue and might be a result of various single parents issue as well. खास तौर से ये मसाइल वहाँ बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं जहाँ सिंगल पेरेंट, जहाँ उनके साथ कोई बड़ी फैमिली नहीं है, जहाँ बच्चों को अपना वक्त दूसरों लोगों के साथ गुजारने का मौका नहीं मिल रहा है, जहाँ उनको समझने वाले, उनको तरबियत करने वाले दूसरे और लोग नहीं है। एक माँ है, एक बाप है, दोनों बिजी हैं, या माँ जो है घर के अंदर बिजी है, बाप बाहर बिजी है। तो जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज है वहाँ इस तरह के इश्यूज और ज़्यादा बढ़ते हैं। वैसे तो हर जगह इस वक्त तेजी के साथ वायलेंस भी बढ़ रहा है, गुस्सा गर्मी भी बढ़ रही है। When your child's action go unchecked, he could develop into an angry child who screams and breaks things. वो चीखने लगते हैं और यहाँ तक कि वो चीजों को तोड़ने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। Constantly causing trouble and stress, तनाव पैदा हो जाता है, घर के अंदर तनाव पैदा होता है, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए तनाव पैदा करता है, एंड फॉर यू, माँ बाप के लिए भी, पेरेंट के लिए भी तनाव पैदा करता है। द चाइल्ड में रिसोर्ट टू वायलेंस एज अ वे टू गेट थिंग्स डन। बच्चे चीजों को हासिल करने के लिए, उनको उनको वो चीज किसी तरह से मिल जाए जो वो चाह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो फौरन वो काम हो जाए, उसके लिए तशद्दुद का तरीका इख्तियार करते हैं, नाराज होकर दिखाते हैं, गुस्सा करके दिखाते हैं, इन तमाम चीजों को वो सहारा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, फौरन हो जाए। लेकिन आप जानते हैं, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ गार्जियन, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों की जो कि उनको फौरन अगर हम उनको दे दें या उनकी चीजों को हम मान लें तो उसके गलत नतीजे भी हो सकते हैं, या चीजों उनका गलत यूज हो सकता है और टाइम का गलत यूज हो सकता है। तो इट इज वेरी रेयर दैट योर चाइल्ड मे नॉट हैव अ रीजन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो गुस्सा गर्मी दिखा रहा है, उस गुस्सा गर्मी दिखाने के पीछे कोई ना कोई रीजन ना हो। फॉर देयर एंग्री बिहेवियर, जो वो एंग्री बिहेवियर कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो अब क्या करना है? ट्राई टॉकिंग टू हिम टू फाइंड आउट इफ देयर आर एनी सिचुएशन इन द हाउस और आउटसाइड दैट कॉज हिम टू बी स्ट्रेस्ड एंड रिएक्ट इन दिस मैनर। हमें उनको समझकर, बातचीत कर कर, घर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, बाहर कोई मसला है, तो उसको हमें समझना है, उसकी स्ट्रेस को ख़त्म करना है, दूर करना है, और इस तरह से रिएक्ट करना है कि वो हम खुद भी झुंझलाहट का शिकार ना हो, हम खुद भी गुस्से में मुब्तला होकर उसका रिएक्शन ना करें। इफ़ द सिचुएशन इज डायर, अगर हालात बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाए, भयानक हो जाए, एंड हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये लंबे अरसे तक ऐसा चलता रहे, बच्चे इस तरह के बिहेवियर, इस तरह का रिएक्शन करते रहे, तो इट इज द बेस्ट टू गेट हिम टू एन एंगर मैनेजमेंट काउंसलर फॉर प्रोफेशनल अटेंशन। तो फिर हमें लाजमी बात है कि इस तरह के काउंसलर से, प्रोफेशनल काउंसलर से मिलना चाहिए जो साइकोलॉजिकली उन बच्चों को समझकर उनका हल हमें बता सके, और वो एंगर मैनेजमेंट काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर्स आजकल मौजूद है, क्योंकि यह गुस्सा गर्मी का मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है और हमारे बच्चे और हमारा फ्यूचर इसके नतीजे में बर्बाद हो रहा है। 7 पॉइंट है झूठ बोलना, लेइंग। नियरली ऑल चिल्ड्रन लाई वन टाइम और द अदर। हर बच्चा झूठ बोलता है, आमतौर से ज्यादातर बच्चे किसी न किसी बात पे झूठ बोल लेते हैं और फिर वो झूठ बोलते बोलते झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। You may even realize that your child is lying, but don't call him out on that. अगर हम उसको नजरअंदाज करते रहेंगे, बार बार वो झूठ बोलते रहेंगे, हम उसको नजरअंदाज करते रहेंगे, उसके पर तवज्जो नहीं देंगे, तो क्या होगा कि फिर उसके नतीजे में वो उनके अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाएगी, वो उसके आदी हो जाएंगे, झूठ बोलना उनके लिए आम बात हो जाएगी। लेफ्ट अनचेक्ड, this could manifest in hiding important things from
you as well. Solution क्या है? It is important to not scold or beat your child even he lies. हमें उनको पीटना नहीं चाहिए, हमें उनको मारना नहीं चाहिए, हमें उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इसके बावजूद कि वो झूठ बोल रहा है और हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है. Let him know that you can see the lie and talk to him about why it isn't good. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमें उनको समझाने और उनसे बातचीत करने की जरूरत है. Ask him to not fear you while telling the truth. हमें उनको समझाना चाहिए कि अगर तुम बेटा सच बोलोगे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है. अगर तुमसे कोई गलती हो गई है, तुमने कोई गलत काम किया है, जो तुमसे कहा गया तो वो काम तुमने नहीं किया है, कोई और चीज ऐसी हो गई जिसके नतीजे में तुम्हें झूठ बोलना तुम्हारी मजबूरी है, तो बेटा तुम सच बोलो और डरो मत, हम तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देंगे. Even if it might be where he may have committed a mistake. तो इस तरह से हम उनके प्यार मोहब्बत के साथ उनके अंदर एतमाद बहाल करके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करके, उनके अंदर से डर खत्म करके, क्योंकि आमतौर से बच्चे डर से झूठ बोलते हैं. डर दो तरह के होते हैं. एक डर ये होता है इज्जत का डर होता है, नामुस का डर होता है. एक डर होता है किसी गलत काम करने का डर होता है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल की जो गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको बताते हैं कि हाँ ये हमने काम किया. यहाँ पर वो जो एथिकल पॉइंट है, एथिकल जो हिस्सा है वो खत्म हो चुका होता है. ये इज्जत का जो हिस्सा है, जो हम जिस चीज को बुराई समझते हैं, वो बुराई उनके जहन से वो बुराई निकल जाती है. उसको उनकी नजर में, उनके सामने वो बुराई होती ही नहीं है, इसलिए उसको बेझिझक बिला झिझक उस चीज का इजहार कर देते हैं. तो झिझक इंसान के अंदर रहे, बुराई को बुराई समझे और बुराई को खुले आम लोगों के दरमियान में ना पेश करे, ना उसको बताए, ये चीज हमारे बच्चों के अंदर डेवलप होना चाहिए. अगर वो इस वजह से झूठ बोलते हैं तो ये चीज बुरी नहीं, अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ उनको उस डर से, उस खौफ से निकालना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो हम उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट देने वाले हैं, या ऐसा पनिशमेंट देंगे कि वो फिर उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, या हम उसको पनिश करेंगे. तो कोशिश ही करनी चाहिए बच्चों के अंदर से ये, उनके अंदर ये जज्बा और उनके अंदर ये हौसला परवान चढ़ाए कि वो अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए आगे से गलती ना करने का वादा करें, और जितनी दफा गलती हो जाए हम उसको माफ करते रहे एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन. अगर हम इस तरह से करते हैं और उनको उस बुराई भी वो महसूस करें और उस गलती को गलती भी महसूस करें, आगे उससे बचने का भी जो है फैसला करें और फिर उसको गलती को मान लें, तो फिर हमें उनको जो है बहुत ठंडे दिल और बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ उनको समझाना चाहिए कि बेटा ये जो गलती हो गई है, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करने वाला है, हम भी तुम्हें माफ़ करते हैं, आइंदा से इस तरह की गलती ना करना. 3 पॉइंट और मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा. नंबर 8 पॉइंट है रिवैलिंग बिटवीन सिबलिंग्स. बहन भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े, शिद्दत, एक दूसरे की खींचतान, यहाँ तक कि दुश्मनी, ये भी तमाम ही घरों में इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं. सिबलिंग फाइट्स and arguments are something every parents take for granted, but when they get out of control, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जब कंट्रोल से बाहर हो, these could manifest into hatred, और उसको इनके दरमियान में घृणा पैदा हो जाए, नफरतें पैदा होने लगे for each other, एक दूसरे के दरमियान में. Moreover, constant fights can cause you a lot of trouble and ruin. तो फिर ये बर्बादी का और बड़े ट्रबल का जरिया बन जाएगा, और फिर उससे एटमॉस्फेयर भी जो है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस, वो भी जो है वो रेवन होगा, बर्बाद होगा, खराब होगा. तो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो झगड़े इतने ज्यादा बढ़ते हैं कि उसके नतीजे में परेशानियां खड़ी होने लगती हैं, घर का माहौल खराब होने लगता है, तो फिर हमें उसकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए. तो ऐसे मौके पर हमें इंटरवेन करना चाहिए, उसमें दखल अंदाजी करना चाहिए, उसमें मालूम करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. इंटरवेन इन द इनिशियल टाइम्स और रिजॉल्व द सिचुएशन कैलमली, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए उस मसले को हल करने की तरफ तवज्जो देना चाहिए. एंड टॉक टू देम अबाउट हाउ दे कुड डू द सेम एज वेल, वो क्यों कर रहे हैं सब. लेट द फर्स्ट स्टेप बी calm, but both the kids down and not blame
on or the other for anything. हमें ऐसे मौके पर एक दूसरे पर ब्लेम जो वो कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। ना हमें इसको ब्लेम करना चाहिए ना उसको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लड़ रहे हैं, दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ही जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो enforce a rule where any argument would end up as a penalty for both kids equally. अगर हमें पेनल्टी उनको देना ही है, अगर हमें उनको पनिश करना ही है, तो फिर हम ऐसा ना करें कि हमने एक को तो पनिश किया और दूसरे को पनिश नहीं किया, एक को तो पेनल्टी दी दूसरे को पेनल्टी दी। तो अगर हमें इस तरह का कोई स्टेप लेना पड़े जहां पर हमें उनको पनिश करना पड़े, पेनल्टी देना पड़े, तो हमें फिर दोनों को देना चाहिए इक्वली, क्योंकि दोनों ही उस चीज में इन्वॉल्व है। अगर हम दोनों को देंगे तो फिर हल्के हल्के वो चीज वो दूर होती चली जाएगी। डिसओबीडेंस, आज्ञा का पालन नहीं करना, नाफरमानी करना, उनके अंदर माँ बाप का जो जो रुतबा होना चाहिए, जो हैसियत होनी चाहिए, वो ख़त्म हो जाना और उसके नतीजे में माँ बाप की नाफरमानियाँ करना, उनकी बातों को ना मानना, ये भी एक बड़ा इशू हमारे सामने पहले से है और आज भी जिस तरह के लाइफ स्टाइल में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर एक बड़ा जो चैलेंज है। There are times when you ask your child to do something and he might have refuse. हम बहुत दफा उनसे कुछ ना कुछ कहते हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। Most parents interpret this as rudeness of being over smart, but your child is primarily trying to establish his own importance and opinion. ऐसे मौके पर हमें समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आमतौर से होता यह है कि जब वो रिफ्यूज करता है कोई बच्चा, तो वही चाहता है कि मेरी इंपॉर्टेंस समझी जाए, मेरे ओपिनियन को भी अहमियत दी जाए। तो क्योंकि हम उससे जो कोई काम कह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उसकी मर्जी के खिलाफ कह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम उससे कोई मशवरा नहीं करते, उसके मौके पर कहते हैं, बाज़ औक़ात हम उसको कोई ऑर्डर देते हैं। तो ऐसे मौके पर जब हम उसके साथ किसी भी सिचुएशन में फेस कर रहे हैं और उस चीज़ को रिफ्यूज कर रहा है, तो दो ही वजह आमतौर से हो सकती है कि या तो वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा है या फिर वो चाहता है कि मेरे ओपिनियन भी उसमें शामिल किया जाए। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? हमें जो सोल्यूशन जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उनके साथ, ऐसे बच्चों के साथ जो कि रिफ्यूज करते हैं बातों को, डिसओबे की सिचुएशन में आ गए, ओबीडेंट नहीं रहे, तो having an opinion is a strong sign in your child. Talk to him about why what you are asking for him is necessary and listen to his side of why he doesn't want to do it. हमें समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उनसे पूछना चाहिए, उनसे मालूम करना चाहिए, और ये भी मालूम करना चाहिए कि जो उनसे काम कहा जा रहा है वो क्यों मना कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो कोई ना कोई वजह हमें जब उनसे बातचीत करेंगे तो नजर आएगा। रीजन इट आउट एंड इट वुड मोस्टली वर्क। इसकी वजह बताएं और ये ज्यादातर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो जब वो वजह बताएंगे और हम उससे जानेंगे तो फिर वो मसाइल हमारे हल होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीइंग काम विल कॉज देम टू रीथिंक व्हाट दे हैव सेड। पुरसुकून रहने की वजह से वो उस पर दोबारा गौर करेंगे। तो हम रिएक्ट बहुत ज़्यादा ना करें, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा ना दिखाएं, बल्कि हम उनको नज़रअंदाज करें, उनको छोड़ दें, उनके साथ ढीला रवैया अख्तियार करें। मुमकिन है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पॉजिटिवनेस के साथ जब हम उनके साथ पेश आएंगे तो वो गौर करेंगे कि हमारे माँ बाप के साथ हमने जो रवैया अख्तियार किया है ये सही नहीं है, रीथिंक करेंगे और अपनी उस गलती को दूर करने की कोशिश करेंगे। इफ इट स्टार्ट गेटिंग रूड, बी फर्म एंड स्टिक अबाउट इट राइट वे। अगर वो बदतमीज होने लगे, उनके बारे में फौरन ही मुनासिब रवैया और तरीक़ा इख्तियार करते हुए सख्ती भी की जानी चाहिए। तो बाज़ औक़ात हम उनको नज़रअंदाज करें, लेकिन अगर वो नज़रअंदाज होने के नतीजे में या उनके साथ लचीलापन उनके साथ इख्तियार करने में अगर वो बदतमीज़ी करने लगे, तो फिर ये ज़रूरी है कि हम उनके साथ सख्त रवैया अख्तियार करें, लेकिन सख्त रवैया इतना ही सख्त हो जितना कि उससे पॉजिटिव नतीजे हमारे सामने आए, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें। लास्ट, कंसिस्टेंट टेंट्रम्स।
مستقل نخرے کرنا، غصہ کرنا. دس از ڈفرینٹ فرام وائننگ اور کمپلیننگ. یہ رونے دھونے اور جو کمپلین کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، یہ اس سے مختلف. نخرے کرنا، غصہ کرنا. When your child throws a tantrum, he will just start crying and not convey the reason behind it. وہ آپ کو وجہ نہیں بتائے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. He will not listen to you or want to calm down and just create absolute chaos. وہ آپ کی بات نہیں مانے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ آپ خاموش رہیں اور صرف افراتفری پیدا کرنا چاہے گا. یعنی آپ وہ چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر جو کنسسٹنٹ ٹینٹرم ہوتا ہے، مستقل نخرے غصے کرنا ہے، وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ماحول خراب ہو. تو وہ جو اس کے اندر یہ جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے، یہ جو برائی ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس طرح کی سچویشنز ہم پیرنٹس اکثر فیس کرتے ہیں. تو دس از میجورٹی آف پاور ڈائنمکس. ہر بچہ، ہر بڑا چاہتا ہے کہ اس کو پاور ملے. At play, and it is important to not lose your cool. ایسے موقع پر ہمیں اپنے کولنس کو لوز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نرمی کو اختیار کرنا چاہیے. ہم غصے میں خود بھی مبتلا نہ ہو جائیں. Tell your child that you are ready to listen to him once he stop crying. Until then, ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہم ان کی بات سننے کو تیار ہیں. اگر وہ چپ ہوتے ہیں، اگر وہ رونا دھونا ختم کرتے ہیں، اس وقت ہم ان کی بات سننے کو تیار ہیں. کنٹینیو ود یور اون ایکٹیویٹیز. اور ہم اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں. ونس ہی سیز دیٹ ہز ٹینٹرم ہیز نو افیکٹ آن یو. اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ کول ڈاؤن ہوتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی بات سننے کو تیار ہو رہے ہیں، اور ان کا جو غصہ گرمی ہے، نخرے جو کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو ہلکے ہلکے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ٹینٹرم جو ہے وہ اس افیکٹ وہ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی افیکٹ ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے متاثر ہوں گے، وہ بھی اپنے آپ کو چینج کریں گے. ہی ول اسٹاپ، اپنے آپ رک جائیں گے اس نخرے کو کرنا. اینڈ ٹاک ٹو یو، اور پھر آپ سے بات کریں گے اباؤٹ واٹ ہی ریئلی وانٹس. اور وہ بتائیں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، غصہ کیوں کر رہے تھے، نخرے کر کے کیوں دکھا رہے تھے، وہ آپ سے چاہتے کیا ہیں. تو یہ 10 پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. شروع میں ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ جو بچے ہیں، یہ بہت ہی بڑا سکون ہے، خوشی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ بچے جو ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا گھر کا مستقبل ہے، ہمارے خاندان کا مستقبل ہے. ان کے ذریعے سے خوشیاں پھیلتی ہیں، اور چہار جانب جو ہے خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں، اور ایک بہترین ماحول پروان چڑھتا ہے، بہترین گھر تیار ہوتا ہے، بہترین جو ہے خاندان تیار ہوتا ہے، سوسائٹی تیار ہوتی ہے، نیشن تیار ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو میں تربیت دینا، ان کو ٹرین کرنا، ان کے اندر سے غلط چیزوں کو دور کرنا، صحیح چیزوں کو پروان چڑھانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری. تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بچے کی دیکھ بھال کرنا یقیناً ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے، لیکن اس کو ہمیں فیس کرنا ہے. کیوں فیس کرنا ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں. ہمارا جو نظریہ ہے دنیا اور آخرت کا، اس دنیا اور آخرت کے نظریے کو، اس دنیا کا لائف اینڈ آفٹر ڈیتھ جو ہمارا نظریہ ہے، اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ جو بچے ہمارے لیے کل کو صدقہ جاریہ بننے والے ہیں، یہ بچے کل کو جو ایک بہترین نیشن ڈیولپ کرنے والے ہیں، یہ بچے کل کو جو ایک بہترین نسلیں پروان چڑھانے والے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ جدوجہد کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی بھی پیرنٹ اپنے بچوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اس بڑے ٹاسک کو میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا ہے، ان چیلنجز کو فیس کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ بڑے مسائل کو کریٹ کرنے والا ہے، بڑے پرابلمز کریٹ کرنے والا ہے. تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان بہترین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے سامنے ہیں، ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارجن، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان تمام چیلنجز کو فیس کریں، اور فیس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خدا سے، اپنے ایشور سے، ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہم کو بہترین دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں کو ہمیں اپنی اولاد کے حق میں کرنا چاہیے.
اور साथ ही साथ हमें एक ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम रोल मॉडल की शक्ल में अपने बच्चों के सामने आ सकें। अगर हम एज अ रोल मॉडल अपने बच्चों को एक प्रैक्टिकल लाइफ उनके सामने पेश करेंगे और जिन चीज़ों को हम इन फ्यूचर उनसे चाह रहे हैं उसको हम आज करके दिखाएंगे, तो लाजमी बात है इस कोशिश जद्दोजहद के साथ साथ, इस रोल मॉडल के साथ साथ हम पर लिए ये चैलेंजेस फेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें अर्ज की गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उन बातों पर मुझे भी और आपको भी सोचने, समझने, गौर करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मदद फरमाए, रहनुमाई फरमाए, हमारे लिए रास्ते आसान करें, हमारे बच्चे हमारे कल का मुस्तकबिल हों, हमारे लिए सदका जारिया बने और हमारे लिए वो बेहतरीन अजर समेटने का ज़रिया बने, इसकी हमें तौफीक और सलाहियत अता फरमाए। जो बातें हमारे सामने हमने इस वीडियो के अंदर रखी, अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो आप इसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपको सिर्फ लिंक फॉरवर्ड करना है और साथ ही साथ अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। एक बहुत बड़े कॉज को हमने उठाने की जरूरत की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बड़े कॉज को आगे तक बढ़ाने और उसके बेहतरीन नतीजे निकालने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।